My dear student, I am Zahiruddin Babar. Welcome to Alchemist Coaching Academy. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड टी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और लेक्चर नंबर 13 है हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। लेक्चर नंबर 13 में हम जो मेटल्स हाइड्रोक्साइड है, जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है और जो नॉन मेटेलिक ऑक्सी एसिड्स है, उनको कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए और कंप्लीट ट्रिक्स और एक्सेप्शंस को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, पीरियड 3 के हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हाइड्रोक्साइड। तो जिस किसी भी मॉलिक्यूल में OH आयन हो, जब हेट्रोलिटिकली किसी भी मॉलिक्यूल से OH जुदा हो जाए हेट्रोलिटिकली और ऑक्सीजन उनसे इलेक्ट्रॉन ले ले और उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन जब होमोलिटिकली होमोलाइसिस हो जाए, होमोलिटिक फिजन हो जाए, जिससे ये जुदा हो जाए, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसको फिर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M/OH। इसके नंबर हमारे पास वेरी कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। इस तरह हम इस टॉपिक में जान जाएंगे कि किस तरह मतलब हमारे पास OH डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक सोडियम के साथ 1 हो सकता है, मैग्नीशियम के साथ 2 है, एल्यूमिनियम के साथ 3 है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे OH यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास हाइड्रोक्साइड की M/OH इन नंबर ऑफ है। अच्छा, M से मुराद यहाँ पे मेटल है। हाइड्रोक्साइड, अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रू हाइड्रोक्साइड कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो ट्रू हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहां पे हमारे पास जो मेटल होता है, मेटल, वो OH आयन को एज ए OH आयन ही डिटेच करता है। तो एक साइड पे हमारे पास मेटल रह जाता है और दूसरी साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन रह जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पूरे हाइड्रोक्साइड आयन को देते हो या दे सकते हैं, ऐसे किस्म के सब्सटेंसेस को हम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंसेस कह सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई सब्सटेंस हो जिसमें OH तो हो, लेकिन OH डिटेच नहीं करता, बल्कि ऑक्सीजन H से जो है ना हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके H रिलीज करता है, H। तो H जिस किसी भी सब्सटेंस से हम लेंगे या जो भी सब्सटेंस H देगा, इस किस्म की सब्सटेंस को हम फिर एसिड कहेंगे और ये हमारे पास ऑक्सी एसिड फिर कहलाएंगे। तो जितने भी हमारे पास मेटल है, ये ट्रू हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। ये एसिडिक नेचर भी रख सकता है और बेसिक नेचर भी रख सकता है। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल है, वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, वो ट्रू हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, बल्कि वो ऑक्सी एसिड बनाएंगे। तो इस वजह से ट्रू हाइड्रोक्साइड हमारे पास मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं पीरियड 3 एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड की तरफ। इसमें हमारे पास जो सोडियम है मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो इन तीनों की जो हाइड्रोक्साइड है, वो हमारे पास ट्रू हाइड्रोक्साइड कहलाएंगे, ट्रू हाइड्रोक्साइड। सोडियम हमारे पास NaOH जो होगा, वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा और ये हमारे पास आयनिक है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो हमारे पास आयनिक हाइड्रोक्साइड होंगे और आयनिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिक हाइड्रोक्साइड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पे सोडियम की सूरत में। यहाँ पे फिर दूसरा हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। जब साइज थोड़ा छोटा हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे कैटायन की साइज छोटा होने की वजह से हमारे पास इसमें कोवेलेंसी आ जाती है। तो ज्यादातर ये आयनिक है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें कोवेलेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्लाइटली कोवेलेंट है। तो स्लाइटली कोवेलेंसी की वजह से हमारे पास इसकी जो आयनिक कैरेक्टर होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें जो बेसिसिटी है या जो बेसिक कैरेक्टर है, वो भी कम हो जाता है और वीक बेस ये कहलाएगा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास अगर देख लें यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमारे पास एल्यूमिनियम का साइज काफी छोटा होता है।
तो इस वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड पार्शियली हमारे पास कोवेलेंट होता है और पार्शियली हमारे पास आयनिक होता है। आयनिक इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम पे +3 और इस पे -1, तो आयंस के बनने की वजह से हमारे पास आयनिक इसका नेचर होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का स्मॉल साइज होने की वजह से हमारे पास इसमें कोवेलेंसी आ जाती है। तो इसमें दोनों का कैरेक्टर होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो इस किस्म के हाइड्रोक्साइड को हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का नेचर रखता है। अगर एसिड के साथ मिल जाए तो ये बेसिक होता है, अगर बेस के साथ मिल जाए तो ये एसिडिक होता है। फिर हमारे पास नॉन मेटेलिक के साथ, नॉन मेटल एटम के साथ अगर OH आ जाए तो इनको हम ट्रू हाइड्रोक्साइड नहीं कहलाएंगे। यहां पे सिलिकॉन के साथ 4 OH है तो इसको हम कह सकते हैं H4SiO4 ऑर्थोसिलिसिक एसिड। ऑर्थोसिलिसिक एसिड एसिड है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड मतलब ये कि जब भी हमारे पास सेंट्रल एटम नॉन मेटल हो और उसके साथ OH आ जाए तो वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो हमारे पास ऑक्सी एसिड कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस के, सल्फर के और क्लोरीन के अगर हम हाइड्रोक्साइड देख ले तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड नहीं है, बल्कि हमारे पास ऑक्सी एसिड है और ये अपने अपने करेस्पॉन्डेंस एसिड बनाते हैं। ये सारे हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से हम इसको ट्रू हाइड्रोक्साइड नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम ऑक्सी एसिड कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले यहाँ पे, ये हमारे पास एक नॉन मेटल है, एक्स को मैंने एक जनरल नॉन मेटल एटम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ये एक नॉन मेटल है, इनमें से कोई भी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हो सकता है ये। तो इनमें से ये जो X और O के दरमियान में बॉन्ड है ये नहीं टूटता, ये स्टेबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। लेकिन जो O और H की जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड है वो हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से इस X ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किए हुए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इस X ने ऑक्सीजन से विड्रॉ किए हुए होते हैं तो ऑक्सीजन पे जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ये बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन से ये अपनी तरफ खींच लेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होकर हमारे पास हाइड्रोजन आयन देंगे, और जो सब्सटेंस हमारे पास हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। और वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो और वो एसिड देते हो उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड है। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH असल इसका हमारे पास केमिकल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसमें हमारे पास सोडियम और OH के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंस है, आयनिक इन नेचर है, और ये हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। और इन OH की जो हमारे पास वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो हाईली सॉल्युबल होता है हमारे पास। इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है। इसको हम कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं, इन OH को हम कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। ये हम घरों में भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी क्लीनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेटल के सरफेस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इससे पहले हम उसको इन OH के जरिए से जो है ना साफ करते हैं, उसको धोते हैं। तो NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो ये आयोनाइज होकर Na पॉजिटिव एक्वियस फॉर्म और OH नेगेटिव एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्युबल है वाटर में। अब ये सॉल्युबल क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ लैटिस है, NaOH के दरमियान में जो एनर्जी है वो कम है बनिस्बत वाटर और NaOH के दरमियान में जो एनर्जी है या जो स्ट्रेंथ है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। तो जब भी हमारे पास इनके दरमियान में NaOH के दरमियान में जो स्ट्रेंथ होगा वो कमजोर होगा H2O और NaOH के दरमियान में जो स्ट्रेंथ है उससे, तो हमारे पास ये स्प्लिट होके वाटर में डिसॉल्व होगा। तब पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी कि वो डिसॉल्व हो जाए। फिर हमारे पास NaOH की एसिड के साथ रिएक्शन, जब भी NaOH एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर हमारे पास एक न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस बनाते हैं। ये H2O हमारे पास HCl से लेगा और OH NaOH से लेगा और हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएगा और साथ में हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन भी होगा। फिर हमारे पास रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। अब चूंकि हमारे पास बेसिक है तो एसिडिक ऑक्साइड हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को कहते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेना चाहते हो या सल्फर डाइऑक्साइड लेना चाहते हो, इनमें से जो भी लेना चाहते हो NaOH के साथ उसको रिएक्ट कर लो। अगर CO2 के साथ रिएक्ट करना चाहो तो Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। अगर SO2 के साथ रिएक्ट करना चाहो तो हमारे पास बनेगा Na2SO3 प्लस H2O बनेगा। मतलब ये कि हमारे पास H2O दोनों में बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो तो कार्बोनेट बनाएगा, अगर सल्फर के साथ करते हो तो सल्फेट बनाएगा। फिर है रिएक्शन विद एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये हमारे पास बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, वाटर में सॉल्युबल है तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इन्हें जब भी हमारे पास Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक वाटर की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास होगा सोडियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। यहां पे एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पे हमारे पास -1 चार्ज होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 -3 +3 कैंसिल हो जाते हैं और ऑल इस कॉम्प्लेक्स पे, इस कोर पे हमारे पास -1 चार्ज आ जाता है, तो -1 को स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम पे +1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब है हमारे पास दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है, स्लाइटली कोवेलेंट है हमारे पास, और हमारे पास वाटर में ये लेस सॉल्युबल है, क्योंकि हमारे पास ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनकी जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी वो हाई होती है, वाटर के लिए ये मुश्किल होता है कि वो इनको आसानी से ब्रेक कर ले। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रेशन जो हमारे पास एनर्जी है या एंथैल्पी है वो कम है एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट से, इनको तोड़ पाना वाटर के लिए मुश्किल होता है, इस वजह से ये आसानी से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत कम OH आयन हमें सोल्यूशन में मिलेंगे अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर लें। और ये हमारे पास अगर मिल भी जाए तो रिवर्सिबल है, ये मैग्नीशियम फिर OH आयन के साथ मिलके फिर MgOH2 बना देगा, तो हमारे पास OH की जो मिकदार होगी वो सोल्यूशन में बहुत कम होगी रिवर्सिबिलिटी की वजह से, और हमारे पास सोल्यूशन लेस बेसिक होगा। अब आते हैं, अगर हम मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड को थर्मली डिकम्पोज कर ले, हीट दे दे इसको, तो इससे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको कहते हैं मैग्नीजिया, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसके हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, थर्मली काफी स्टेबल है ये, और हमारे पास H2O बनेगा, इससे हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं हीट के जरिए से। अगर हम इसको एसिड के साथ मिलाएं तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो हमारे पास नतीजे में एक साल्ट बनेगा और फिर हमारे पास यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल बनेंगे एज ए न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। मजीद ये कि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। MgOH2 को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH2 को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH2 is also known as milk of magnesia। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीसिया ये असल में एंटासाइड के तौर पे काम करता है, एंटासाइड, और एंटासाइड हमारे पास मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन, वो मेडिसिन जो कि एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम एंटासाइड कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के खाने हम खाते हैं, उसके जरिए से हम हमारी स्टमक की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है। अब स्टमक की जो एसिडिटी होती है वो अपने नॉर्मल रेंज से जब हाई होती है तो हमारे लिए ये वो काज करता है, क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं उसका, सोजेश, इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो तो एसिडिटी की वजह से होती है, उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम MgOH2 को मेडिसिन में मिलाते हैं एंटासाइड के तौर पे, ताकि हमारे पास वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सके, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कम एसिडिटी को कम करने के लिए वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, साल्ट बनेगा और हमारे पास वाटर बनेगा, जिससे हमारे पास इस स्टमक की जो एसिडिटी होगी वो कम हो जाएगी। फिर है हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड हमारे पास आयनिक भी है और कोवेलेंट भी है। आयनिक इस वजह से है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है और इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोवेलेंट किस वजह से है? कोवेलेंट इस वजह से है क्योंकि हमारे पास स्मॉल कीटाइन साइज होता है एल्यूमिनियम का, और गोल्डन रूल है आपके लिए, ये आप लोगों ने याद रखना है, हमने काफी दफा इस पे बात की है कि जो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कीटाइन साइज की।
जितना हमारे पास केटायन का साइज छोटा होता जाएगा उतनी हमारे पास उस सब्सटेंस में कोवेलेंट कैरेक्टर आती जाएगी। मतलब जितना हमारे पास केटायन साइज कम, कोवेलेंसी ज्यादा। अगर केटायन साइज बड़ा, कोवेलेंसी कम। तो एल्यूमिनियम का साइज काफी कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है तो हमारे पास इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आयनिक कैरेक्टर की वजह से ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टर रख सकता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से हमारे पास ये आयनिक कैरेक्टर रख सकता है। तो रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड को अगर हम देख लें, यहाँ पे एसिड के साथ मिलकर ये बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, तो नतीजे में हमारे पास AlCl3 और 3H2O बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बेस है NaOH, जब AlOH3 बेस के साथ मिलेगा तो ये एसिड के तौर पे अपने आप को पेश करेगा, और नतीजे में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर भी है, एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह ये बिहेव कर सकता है। ये वाटर में हमारे पास इनसॉल्युबल है, वाटर में हमारे पास ये इनसॉल्युबल है, और वाटर में हमारे पास ये इनसॉल्युबल इस वजह से क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान में जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो काफी हाई होती है, और वाटर के लिए जो वाटर की हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है, जो एंथैल्पी होती है वो कम होती है। तो वाटर के लिए ये मुश्किल होता है कि इनको तोड़ पाए और इनको अपने आप में डिसॉल्व कर ले। मजीद ये कि दो AlOH3 एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से अटैच हुए होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होता है वाटर के लिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AlOH3 वाटर में फिर सॉल्युबल नहीं होता। ये भी हमारे पास एंटासाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पास रिड्यूस एसिडिटी के तौर पर अपना ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एसिडिटी को कम करने में ये मेडिसिन में इस्तेमाल हो सकता है ये। तो ये थे हमारे पास मेटालिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्सी एसिड्स को। तो जब भी हमारे पास नॉन मेटल के साथ OH अटैच हो जाए तो इनको हम ट्रू हाइड्रोक्साइड नहीं कहते। वैसे OH अपने आप में खुद हाइड्रोक्साइड तो है, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH को कंप्लीटली नहीं देते, बल्कि ऑक्सीजन H से जो है ना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इस तरह O और H का बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन H से जो है इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे हाइड्रोजन आयन दे देता है, जिसकी वजह से हम इनको कह सकते हैं जब भी नॉन मेटल के साथ OH अटैच हो जाए इनको हम ऑक्सी एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड हम उनको नहीं कहते। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास ऑक्सी एसिड है वो है सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड। तो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड को हम कह सकते हैं ऑर्थोसेलेसिक एसिड। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं H4SiO4। H4SiO4 ये हमारे पास नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड हम इनको कह सकते हैं। हमारे पास इनका जो नेचर होगा वो हमारे पास एसिडिक होगा, लेकिन एसिड में ये वीक एसिड होगा, ये वीक एसिड्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास ये है, सिलिकॉन 4OH ग्रुप के साथ अटैच होता है, लेकिन जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये लेस पोलर होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है वो हाईली पोलर बॉन्ड होता है। इस वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड नहीं है बल्कि एसिड है, इसमें ऑक्सीजन है, इस वजह से ऑक्सी एसिड है, और इसको हम कह सकते हैं ऑर्थोसेलेसिक एसिड। हमारे पास SiOH जो होता है, ये SiOH के जितने भी बॉन्ड है ये हमारे पास अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं, अनस्टेबल। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा। ये असल में क्यों होता है इस तरह, ये H आयन क्यों निकलता है? ये सिलिकॉन जो होता है ये ऑक्सीजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे अपनी तरफ ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन होगा, इंडक्शन। तो ऑक्सीजन से सिलिकॉन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचकर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ना यहाँ पे देकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर लिए है। इस वजह से हमारे पास जो
इसका नेचर होगा वो एसिडिक होगा। और इस आई जो बॉन्ड होगा इसमें हर वक्त खिंचाव रहता है, इसमें अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी निस्बतन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास एस आई के साथ OH का जो बॉन्ड होगा OH का वो अनस्टेबल होगा। तो नतीजे में हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अमल से SiOH गुजरेगा। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा। कंडेंसेशन उस रिएक्शन को कह सकते हैं हम जहां पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता हो, जिसमें पानी पैदा होता हो प्रोडक्ट में, इस किस्म के रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देख ले तो SI के साथ 4OH है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 को शो किया है, 2 ऊपर एक नीचे भी है और 2 ये मैंने शो किए हुए हैं। तो एक ऑर्थोसिलिसिक एसिड, दूसरा ऑर्थोसिलिसिक एसिड, एक से OH और दूसरे से H जुदा हो कि यहाँ पे हमारे पास एक सिलिकॉन का जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है दूसरी सिलिकॉन के साथ अटैच होकर हमारे पास यहाँ पे SiO बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये कि ऑक्सीजन दोनों अतराफ पे हमारे पास सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाता है और इसको हम कह सकते हैं सिलोक्सेन या सिलऑक्सेन। तो ये जो सिलऑक्सेन है हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट है बनिस्बत SiOH के, तो इस वजह से हमारे पास SiOH को ये खत्म करेगा और पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन से गुजरकर हमारे पास सिलऑक्सेन बनाएगा, जिसमें हमारे पास सिलिकॉन और दो सिलिकॉन के दरमियान में हमारे पास ऑक्सीजन होगा। ये इस तरफ बढ़ता जाएगा, उस तरफ बढ़ता जाएगा, ऊपर नीचे एक पूरा हमारे पास सिलऑक्सेन नेटवर्क बनाएगा और यही नेटवर्क हमारे पास फिर स्टेबल अरेंजमेंट बनाएगा और इसको हम सिलिका, ग्लास, क्वार्ट्ज और सिलिकेट बनाने में जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मेन रोल प्ले कर सकता है इनके प्रोडक्शन में। अगर हम SiO2 को मतलब सिलिसिक एसिड के बनाने के प्रोसेस को हमने अभी तक नहीं समझा, तो अगर हम इसको बनाना चाहे सिलिसिक एसिड को तो SiO2 को वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास नतीजे में SiO4 मिलेगा, SiO4। और SiO4 के बारे में हमने ये सारी बातें अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं फास्फोरस हाइड्रोक्साइड। फास्फोरस हाइड्रोक्साइड इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इसके साथ OH आयन है, अदरवाइज ये ट्रू हाइड्रोक्साइड नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो फास्फोरस ऑक्सी एसिड में यहाँ पे कहना पसंद करूंगा, ये हमारे पास नॉन मेटल होता है, ऑक्सी एसिड होता है। हमारे पास जो फास्फोरस के हाइड्रोक्साइड है ये मुख्तलिफ अकसाम में है, मतलब जो ऑक्सी एसिड है ये मुख्तलिफ होते हैं। एक हमारे पास है H3PO2, दूसरा हमारे पास है H3PO3, तीसरा हमारे पास है H3PO4। H3PO2 को कहते हैं हाइपो, H का मतलब यहां पे है हाइपो फास्फोरस एसिड। इसको कहते हैं ओ फास्फोरस एसिड, O का मतलब यहां पे है ऑर्थो। तो H3PO3 को ऑर्थो फास्फोरस एसिड कहते हैं और H3PO4 को हम सिंपल फास्फोरिक एसिड कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस है जिसमें फास्फोरस के साथ OH बॉन्ड अटैच होते हैं। OH बॉन्ड यहाँ पे स्टेबल बॉन्ड होता है, इस वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बल्कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ब्रेक होगा, इस वजह से हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। जब भी हम H3PO4 या ऑक्सी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर ले या वाटर में हम इसको डाल दे तो हमारे पास इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होगी, ये लेस सॉल्युबल है वाटर में। इस वजह से मैंने यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन भी लगाया हुआ है। जब भी आप रिवर्सिबल का साइन देखोगे रिवर्सिबल, तो इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस वाटर में कम सॉल्युबल होगा, उनमें यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और फॉस्फेट आयन कम बनेंगे। जब हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे तो हमारे पास एसिडिटी कम होगी, तो हमारे पास ये वीक एसिड है, फास्फोरिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है। तो जब ये डिसॉल्व होगा वाटर में तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन आयन और 1 फॉस्फेट आयन देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक है, लेकिन बहुत कम होंगे ये हाइड्रोजन आयन, इस वजह से ये लेस एसिडिक है या वीक एसिडिक है। यहां पे मैंने स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं। मोनोबेसिक H3PO2 है, H3PO2 ये हमारे पास मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हो और वो सिर्फ नतीजे में हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन दे सकता हो, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन हमें हाइड्रोजन आयन की सूरत में मिलेगा।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि H3PO2 में हमारे पास हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन हमारे पास एसिड मोनो बेसिक एसिड है, एक हाइड्रोजन हमें मिलेगा। यहां पे अगर हम देख लें H3PO3 को, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन सिर्फ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप में जो H है वो सिर्फ मिलेगा हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन हमें नहीं मिलेगा। तो 2 हाइड्रोजन जब हम मिलेंगे तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, डाइबेसिक एसिड। यहां पे हमारे पास 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइबेसिक एसिड है, और इन तीनों से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करके बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास 3 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। और ये हमारे पास ये रिएक्शन मैंने शो भी किया है। तो ये था हमारे पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन होगा वो होगा सल्फर के ऑक्सी एसिड्स और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स। हमारे साथ रहिए। लेक्चर नंबर 13 का लास्ट पोर्शन है, जिसमें हम पढ़ेंगे सल्फर के साथ जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाए, हाइड्रोक्सल ग्रुप, और क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए तो कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पढ़ते हैं, सल्फर के साथ जब OH अटैच हो जाए तो हमारे पास ये क्या कौन से नेचर रख सकते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास ये कि हमारे पास नॉन मेटालिक होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास एसिडिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको हम कह सकते हैं ऑक्सी एसिड, ये हमारे पास ऑक्सी एसिड होते हैं। इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो होता है ये हमारे पास OH ग्रुप के साथ अटैच होता है। ये सल्फर के साथ दूसरे भी ऑक्सीजन अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सल्फर विड्रॉ करेगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से चले जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन वाले सब्सटेंसेस में जब हाइड्रोजन आयन पैदा होगा तो वो तो एसिड होगा, लेकिन ऑक्सीजन है इसमें, इस वजह से हम इनको कह सकते हैं ऑक्सी एसिड। तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड है, ना कि हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसमें, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में एसिडिटी ये एक सब्सटेंस शो कर रहा है, जिसको हम ऑक्सी एसिड कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देन फास्फोरस एसिड, ये P का मतलब यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस। सल्फर की जो हमारे पास एसिड है वो फास्फोरस के एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, करेस्पॉन्डेंस एसिड से। वजह ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। हमारे पास जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन आयन को लूज करना आसान हो जाएगा। जितनी आसानी से हाइड्रोजन आयन पैदा होगा उतनी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी, एसिडिटी हाई होगी। सल्फर के हमारे पास 2 ऑक्सी एसिड हैं। एक हमारे पास है H2SO3, जब SO2 H2O के साथ मिल जाए तो H2SO3 बनाता है। दूसरा हमारे पास है H2SO4, जब SO3 H2O के साथ मिल जाए तो H2SO4 बना देता है। तो इसको कहते हैं सल्फरस एसिड। H2SO3 को सल्फरस एसिड, रस, इसके लास्ट में रस आएगा। इसमें सल्फर के ऊपर +4 चार्ज होता है और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन, दूसरा ये ऑक्सीजन और 2 वो ऑक्सीजन खींच लेता है, तो सल्फर पे ओवरऑल 4+4 चार्ज आ जाता है। अब इसमें 2 OH है तो ये हमारे पास डाइबेसिक एसिड है। ये हाइड्रोजन भी लूज कर सकता है ऑक्सीजन वाला, और ये हाइड्रोजन भी लूज कर सकता है ऑक्सीजन वाला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि H2SO3 हमारे पास डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड। और इसमें हमारे पास सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगरचे हमारे पास दोनों डाइबेसिक एसिड है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डाइबेसिक एसिड ये भी है और डाइबेसिक एसिड ये भी है, 2 हाइड्रोजन ये भी दे देता है। तो स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि 2 हाइड्रोजन तो ये भी देते हैं और 2 हाइड्रोजन तो ये भी देते हैं। होना तो ये चाहिए कि दोनों की एसिडिटी या एसिड स्ट्रेंथ सेम होती,
लेकिन असल बात नंबर ऑफ हाइड्रोजन की नहीं है, असल बात यह है कि ये हाइड्रोजन आयन जो इसमें मौजूद है, ये हाइड्रोजन जो इसमें मौजूद है, ये कितनी आसानी से इस ऑक्सीजन से डिटेच होते हैं, कितनी आसानी से ये ओवरऑल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन देगा। जितनी आसानी से ये हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं उतनी हमारे पास सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, रिवर्सिबिलिटी स्टेबल हमारे पास कंजुगेट बेस बनेगा और हाइड्रोजन आयन को दोबारा अपने साथ नहीं मिलाएगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास उस एसिड की हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। दूसरी बात हमारे पास ये है कि H2SO3 में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4 है और H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 है। तो जितनी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी हमारे पास उस सब्सटेंस की, ऑक्सी एसिड की हमारे पास एसिडिटी ज्यादा होगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं H2SO4 हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO3 से। H2SO4 मजीद हम कह सकते हैं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर हम शुगर को सक्रोज या शुगर, सक्रोज भी कह सकते हैं इसको हम, और शुगर, इसमें अगर हम H2SO4 मिला दे तो हमारे पास उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक कलर इस वजह से हो जाएगा क्योंकि वहां पे हमारे पास कार्बन अलग हो जाते हैं और वो हमारे पास ब्लैक कलर पैदा करेगा 11H2O मॉलिक्यूल की मुनासिबत से। तो हमारे पास वाटर निकलेगा उससे क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2O H2SO4 की मदद से कार्बन से निकलकर हमारे पास सिर्फ कार्बन रह जाएगा और वो हमारे पास ब्लैक कलर का होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर हम देख ले तो दोनों हमारे पास डाई प्रोटिक एसिड या डाई बेसिक एसिड है, लेकिन हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन बनकर दोबारा उसमें कन्वर्ट होकर हमारे पास ये बनाएंगे फिर, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मिकदार सॉल्यूशन में कम होगी, लेकिन इसकी जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि हमारे पास इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा डिसोसिएशन होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन, और ये पार्शियल डिसोसिएशन करता है, जिस वजह से हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम देख ले, H2SO4 को अगर हम हीट दे दे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, ऑक्सीजन गैस में, और हमारे पास वाटर वेपर भी पैदा होगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2SO4 हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल हमें दे सकता है। अब है हमारे पास क्लोरीन के साथ जब OH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसका नेचर क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास नेचर ये नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड होगा और असल में हमारे पास ये ऑक्सी एसिड कहलाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने सल्फर में अभी इसको कवर कर लिया है। हमारे पास जो ऑक्सी एसिड है क्लोरीन के वो मुख्तलिफ है, इसमें जब भी क्लोरीन वाटर के साथ मिल जाए तो HClO बना देता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसके साथ एक और प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन हम वो नहीं लिखते HCl क्योंकि वो हमारा फोकस नहीं है, हम ऑक्सी एसिड बना रहे, इसमें OH जब हो उसको हम फोकस कर रहे हैं। इसी तरह HClO को हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम क्लोरीन डाइऑक्साइड के साथ मिला ले तो हमारे पास HClO2 + O2 बनेगा, तो जो असल ऑक्सी एसिड बनेगा वो HClO2 होगा, इसको हम कहते हैं क्लोरस एसिड, या इसके लिए हम एक सेकंड नाम भी तजवीज कर सकते हैं, हाइलस एसिड, हाइलस एसिड या हिलस एसिड, हिलस। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये दो हो गए, दो ऑक्सी एसिड, एक ऑक्सी एसिड ये हो गया और दूसरा ऑक्सी एसिड हमारे पास ये हो गया। तीसरा ऑक्सी एसिड हमारे पास क्लोरीन का ये हो सकता है कि हम जब बेरियम क्लोरेट, बेरियम डाइक्लोरेट H2SO4 के साथ मिला दे तो हमारे पास HClO3 मिलेगा, HClO3। तो ये हमारे पास है थर्ड ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, इसको हम कहते हैं क्लोरिक एसिड, हेलिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। बेरियम सल्फेट हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे है, तो ये थर्ड हमारे पास ऑक्सी एसिड है। फोर्थ नंबर अगर हम देख ले यहाँ पे, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दे तो हमारे पास HClO4 और KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट बनेगा और हमारे पास एक ऑक्सी एसिड नया बन चुका है यहाँ पे क्लोरीन का। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख ले तो 3HClO3 को अगर हम ले ले इनको और इनको हम हीट कर दे तो हमारे पास HClO4 बनेगा और हमारे पास क्लोरीन, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे।
लेकिन हमारे पास HClO4 के बनाने के लिए दोनों प्रोसेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल हमारा जो फोकस है वो HClO4 है, जो कि एक और हमने ऑक्सी एसिड को यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया है। तो हमारे पास 4 ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है। इन चारों के अपने अपने नाम है, इनका भी अपना नाम है इसका, जिसका नाम हम कह सकते हैं पर क्लोरिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड या हेलेट एसिड, हेलेट एसिड। ये फिर हमारे पास ये फिर मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस क्लोरीन की जगह पर हमारे पास ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है तो पर क्लोरिक एसिड है। अगर आयोडीन होगा यहाँ पे तो पर आयोडिक एसिड कहलाएगा। बहरहाल हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑक्सी एसिड है। अगर हम देख लें यहाँ पे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे इनमें से जो होगा वो हमारे पास HClO4 होगा, और इसका कुछ जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूं होगा। जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन वो 3 ऑक्सीजन के साथ इस तरह डबल बॉन्डेड होता है, और एक हमारे पास यहाँ पे OH होगा। तो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो सिर्फ एक है, तो हम इसको कह सकते हैं मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन आयन मिलेगा। और ये रिएक्शन हमारे पास वाटर में होता है, वाटर में नीचे मैंने शो भी किया है। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा और दूसरा हमारे पास ClO4 नेगेटिव मिलेगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एसिड भी है। इसकी एसिडिटी काफी हाई होती है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली सॉल्युबल है और डिसोसिएट हो जाता है हमारे पास वाटर में, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इसमें काफी हाई होती है, जिस वजह से हमारे पास सोल्यूशन की एसिडिटी भी काफी हाई होती है। हम पीएच अगर इसका मेजर करना चाहे तो पीएच ऑलमोस्ट 0 होगा इसका। तो HClO4 को अगर हम वाटर में डाल दें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा हमारे पास क्लोरेट आयन मिलेगा, और जो हाइड्रोजन आयन मिलेगा उसकी हमारे पास काफी ज्यादा तादाद काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी एसिडिटी भी काफी हाई होगी। तो ये सारे हमने कवर कर लिए हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, जिसमें कुछ को हम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, कुछ को हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऐसा भी है इसमें जिसमें हम कह सकते हैं कि इनका हमारे पास एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, जो कि हम एल्यूमिनियम की केस में हम देख चुके हैं।